आज से अपन एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, है ना। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन भी इस चैप्टर को कहते हैं। तो यहाँ पर अपन डिस्कस करने जा रहे हैं आज के, मतलब ये जो लेक्चर रहने वाला है ना बच्चों, इस लेक्चर के अंदर अपन टोटल 12 पॉइंट्स है जो अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। 12 टॉपिक है जो अपन डिस्कस करेंगे, जहाँ पर अपन जानेंगे न्यूटन सेकेंड लॉ के बारे में, मोशन ऑफ ब्लॉक जिसमें सिंगल ब्लॉक, ब्लॉक इन कॉन्टेक्ट, कनेक्टेड ब्लॉक बाय स्ट्रिंग, मोशन ऑफ ब्लॉक ऑन इंक्लाइन प्लेन, इसके अलावा कंस्टेंट रिलेशन देखेंगे, इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम भी देखेंगे जिसके अंदर सूडो फोर्स के बारे में जानेंगे, मोशन इन लिफ्ट के बारे में जानेंगे, लिफ्ट के अंदर किस तरीके से मोशन होता है, स्प्रिंग के बारे में भी जानेंगे, मंकी क्लिम्बिंग ऑफ ए रूप, कैसे रूप के ऊपर मंकी क्लिम्ब करती है तो वहाँ पर किस तरीके से अपन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, उस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, लीवर सिस्टम के बारे में जानेंगे और फॉल्स बैलेंस के बारे में जानेंगे। तो टोटल इस चैप्टर के अंदर बच्चों 12 टॉपिक है जिनको अपन बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे और इनमें भी वही पॉइंट डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ना, ठीक है ना। क्योंकि ये जो लेक्चर रहने वाले बच्चों, ये बूस्टअप लेक्चर रहने वाले आप लोगों के लिए, कि जो इसे बूस्टअप करेंगे, जहाँ तक आपकी जो तैयारी, मैं ये मान के चलूँगा कि आपकी पहले से भी थोड़ी बहुत तैयारी है, तो उस तैयारी को कैसे अपन बूस्ट कर सकें उसके ऊपर लेक्चर रहने वाले हैं। तो अगेन इस चैप्टर को मैं 3 पार्ट के अंदर इसको कवर करूँगा, जहाँ पर पार्ट फर्स्ट के अंदर अपन टॉपिक डिस्कस करेंगे, यहाँ पर मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन तक करेंगे। बाकी नेक्स्ट पार्ट सेकंड के अंदर अपने 3 टॉपिक डिस्कस करेंगे और लास्ट के 3 पार्ट में ये टॉपिक डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हर पार्ट के बाद में एक न्यूमेरिकल वीडियो भी आएगी जहाँ पर अपन बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, चाहे फिर वो मतलब कि अच्छे लेवल के क्वेश्चन हो, चाहे फिर वो PYQ हो, चाहे PYQ फिर वो JEE हो, चाहे ज़रूरत पड़ी मेंस या फिर एडवांस तक के क्वेश्चन अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। और नीट के भी जो भी प्रीवियस ईयर PYQ क्वेश्चन है उनको भी अपन डिस्कस करेंगे। तो हर पार्ट के बाद में एक न्यूमेरिकल लेक्चर आएगा और वो लेक्चर भी लाइव आएगा, ओके। तो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर नंबर 1 के साथ, जहाँ पर स्टार्ट करते हैं अपन न्यूटन सेकेंड लॉ के साथ, ओके। तो चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों यहाँ पर न्यूटन सेकेंड लॉ। देखो सेकेंड लॉ के अंदर यहाँ पर ये सेकेंड लॉ ही क्यों लेकर चल रहा हूँ, क्योंकि बच्चों इसके अंदर एक रिलेशन है जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रिलेशन क्या है, सेकंड लॉ क्या कहता है, देखो जो F होता है, जो एक्सटर्नल फोर्स होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन मोमेंटम के, द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, यानी कि dp/dt के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब जैसे प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं ना, तो अपन एक कांस्टेंट यूज करते हैं, उस कांस्टेंट की वैल्यू k होती है, उस कांस्टेंट k यूज करते हैं और उस k की वैल्यू हम 1 लिखते हैं, तो अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं dp/dt। अब देखो p यहाँ पर मोमेंटम है। अब मोमेंटम अपन जानते हैं कि मोमेंटम को अपन कैसे लिख सकते हैं, मोमेंटम को लिख सकते हो मास इनटू वेलोसिटी और अपॉन में यहाँ पर dt। अब देखो यहीं पर यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि जब भी अपन यहाँ पर इसको अपन डिफ्रेंशिएट करेंगे ना, तो अब यहाँ पर अपन को इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पर मास कांस्टेंट है या नहीं है। अगर क्वेश्चन में मास कांस्टेंट नहीं है तो बच्चों आप जब इसका डिफ्रेंशिएट करोगे ना, तो आपको पहले मास को एज इट इज रखेंगे और वेलोसिटी को अपन क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, और सेकेंड टाइम अपन क्या करेंगे, प्लस करके वेलोसिटी को कांस्टेंट रखते हुए अपन किसका डिफरेंशिएट करेंगे, मास को डिफरेंशिएट करेंगे यहाँ पर, ठीक है, मास को डिफरेंशिएट करेंगे। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है यहाँ पर, ओके, ठीक है ना। क्योंकि ये जो रिलेशन बच्चों यूज़ कर लिया जाता है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर केस में जो मास हो वो कांस्टेंट हो, क्योंकि जो रॉकेट वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, रॉकेट वाले क्वेश्चन के अंदर क्या होता है कि कंटिन्यूसली उसका जो मास होता है वो चेंज होता रहता है टाइम के साथ। इस केस में अपन को ये वाला रिलेशन हमको यूज़ करना होता है। और अगर कहीं पे ये बोल दे, स्पेशली मेंशन कर दे कि जो मास है वो मास कांस्टेंट है, मोस्ट ऑफ द केसेस मास कांस्टेंट ही होता है, तो उस केस में अपन क्या करते हैं, अपन डायरेक्ट मास को कांस्टेंट मानते हुए यहाँ पर मास का जब अपन इसका डिफरेंशिएट करते हैं तो वैल्यू इसकी 0 हो जाती है। तो हमारे पास जो रिलेशन बन के आता है वो आता है mdv/dt। अब dv/dt को अपन क्या लिखते हैं, यहाँ पर ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो F = हमारे पास रिलेशन आता है मास इनटू एक्सीलरेशन। ये हमारे पास एक रिलेशन है जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अंदर ये बताना इंपॉर्टेंट ये हो जाता था कि मुझे ये वाला रिलेशन बताना था, इसलिए ये टॉपिक को लेकर चला मैं। अब देखो बच्चों, ये जो रिलेशन है ना, ये इस रिलेशन को आपको दिमाग में छपा होना चाहिए, क्योंकि ये रिलेशन बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज होगा इस चैप्टर के अंदर। ये रिलेशन बच्चों बताना क्या चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगने वाले जो भी एक्सटर्नल फोर्सेज है, आपको क्या करना है, एक्सटर्नल फोर्स या फिर नेट फोर्स ले लो, यहाँ पर नेट फोर्स ज़्यादा रहेगा, कि उस बॉडी पे देखो कि नेट फोर्स कितने लग रहे हैं। जो भी नेट फोर्स लग रहा है उस नेट फोर्स को एक तरफ रखना है, और उसके सेकंड साइड में जो भी टोटल मास है, जिस मास पर फोर्स लग रहा है
उस मास को मल्टीप्लाई कर देंगे उसके एक्सीलरेशन के साथ, ठीक है ना। इस बात का ध्यान रखना है, यहाँ पर हमको वो मास लेना है जिस पे फोर्स अप्लाई हो रहा है। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल, अगर हमारे पास में यहाँ पर 2 मासेज है, एक मास ये है और सेकंड मास यहाँ पर ये है। अगर मैं कहता हूँ कि ये m1 मास है, ये m2 मास पर फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो जो मास जो अपन यहाँ पर कंसिडर करेंगे वो m2 मास कंसिडर करेंगे, m1 मास कंसिडर नहीं करेंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ओके। तो यहाँ पर यही है न्यूटन सेकंड लॉ के अंदर। अब बच्चों इसके बाद में अपन बात करते हैं, यहाँ पर इसी के अंदर एक और टॉपिक आता है, वो है बच्चों यहाँ पर इम्पल्स का। इम्पल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर, इसकी यूनिट भी याद रखनी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी आपको याद रखना है। तो इम्पल्स होता क्या, देखो इम्पल्स ये होता है कि जब कभी भी आप किसी ऑब्जेक्ट पे एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए अगर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, अगर आप किसी भी बॉडी पर अगर एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए अगर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, तो इस केस में वो जो क्वांटिटी बन के आती है, वो क्वांटिटी बन के आती है बच्चों इम्पल्स क्वांटिटी बन के आती है, ठीक है ना। यानी कि एफ डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या होता है, इम्पल्स होता है। यहीं से इसकी यूनिट याद रखनी है, न्यूटन सेकंड याद रखनी है, ओके। इसकी डायमेंशन भी आपको याद रखनी है। अब देखो यहाँ पर ये बताना इसलिए भी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आपको ग्राफ दे दिया जाता है। अच्छा देखो एक चीज़ ये भी ध्यान रखना कि यहाँ पे जो एफ डेल्टा टी है, ये एफ डेल्टा टी साथ साथ में किसको बताता है, तो यहाँ से रिलेशन देखो, अगर आप डी टी को अगर एफ से मल्टीप्लाई करते हो तो कौन सी क्वांटिटी बन के आती है, डी पी क्वांटिटी बन के आती है, यानी कि चेंज इन मोमेंटम। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो इम्पल्स होता है जिसका फॉर्मूला आप एफ इंटू डेल्टा टी लिख रहे हो, ये किसके इक्वल होता है, ये चेंज इन मोमेंटम के भी इक्वल होता है। ये आपको याद रखना, चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। चेंज इन मोमेंटम यानी मोमेंटम को मैं पी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अब देखो यहीं पर एक ग्राफ भी आ जाता है जो वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ग्राफ किस तरीके से कि अगर आपको कभी इस तरीके से ग्राफ दे दें, ग्राफ किस किस के बीच में, तो ग्राफ दे आपको यहाँ पर एफ और टी के बीच में, याद रखना यहाँ से भी क्वेश्चन पुटअप होते हैं, बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि अगर बच्चों अगर आपको क्या कहे यहाँ पर ग्राफ दे दें और ग्राफ दे यहाँ पर फोर्स और टी के बीच में, टाइम के बीच में, तो उस केस में आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो भी ग्राफ बन के आता है, यहाँ पर जो भी ग्राफ बन के आता है, इस ग्राफ के जो अंडर द जो एरिया होगा, एरिया अंडर द एफ टी ग्राफ, याद रखना एरिया अंडर द एफ टी ग्राफ, एरिया अंडर द एफ टी ग्राफ किसको रिप्रेजेंट करता है, एरिया अंडर द एफ टी ग्राफ ये रिप्रेजेंट करता है बच्चों, आपको ध्यान रखना है, ये रिप्रेजेंट करता है चेंज इन मोमेंटम को, या फिर कह सकते हो कि ये इम्पल्स को रिप्रेजेंट करता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर न्यूटन सेकंड लॉ और इम्पल्स दोनों में पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अच्छा यहाँ पर एक चीज़ और देखना, ग्राफ की बात हो रही है, तो अगर हमारे पास में जो ग्राफ है ना, ग्राफ अगर हमारे पास में हो पी और टी का ग्राफ हो, किसका ग्राफ हो, पी और टी का, पी और टी का ग्राफ हो, ठीक है। अगर ग्राफ हमारे पास में पी और टी का ग्राफ हो, ये पी और टी का ग्राफ हो, तो इस केस में बच्चों हमारे पास में जो भी ग्राफ बन के आता है, उस ग्राफ का जो स्लोप होता है, ध्यान रखिएगा, उस ग्राफ का जो स्लोप होता है, ये स्लोप, ये जो स्लोप होता है ना, ये स्लोप किसको बताता है, ये स्लोप बताता है फोर्स को बताता है, क्योंकि एफ इज इक्वल टू होता है डी पी अपॉन डी टी, और किसी भी क्वांटिटी का जो डिफरेंशिएशन होता है वो स्लोप को ही बताता है। तो ध्यान रखिएगा कि स्लोप ऑफ एफ पी टी ग्राफ किसको रिप्रेजेंट करता है, फोर्स को, और एरिया अंडर द एफ टी ग्राफ ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये इम्पल्स को रिप्रेजेंट करता है, या फिर कह सकते हैं कि चेंज इन मोमेंटम को एक्सप्रेस करता है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद में बच्चों अपन यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर टॉपिक नंबर पॉइंट नंबर सेकंड की बात करते हैं, जैसे कि अपन डिस्कस कर रहे थे, मोशन ऑफ ब्लॉक की बात करते हैं, मोशन ऑफ ब्लॉक। तो मोशन ऑफ ब्लॉक की बात करेंगे, तो यहाँ पर स्टार्टिंग करते हैं बच्चों, यहाँ पर सबसे सिंपल से स्टार्टिंग करेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं यहाँ पर फर्स्ट टाइप के ब्लॉक, यानी कि एक वन ब्लॉक की बात करते हैं, एक सिंगल ब्लॉक की बात करते हैं। तो देखो, तो यहाँ पर क्या कैसे करते हैं कि सपोज करो कि भाई हमारे पास में क्या ये एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक का मास है यहाँ पर m मास है, और यहाँ पर जो बच्चों अभी जो फ्रैक्शन है ना वो यहाँ पर अपन जीरो लेकर चल रहे हैं, सपोज करके चल रहे हैं कि जो सरफेस वो स्मूथ है, तो इस केस में यहाँ पर जो इसकी म्यू की वैल्यू होगी वो क्या होगी, जीरो होगी, जो कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन है, तो यहाँ पर म्यू की वैल्यू जीरो होगी। अब देखो यहाँ पर क्या करता है कि कोई एक पर्सन यहाँ पर फोर्स लगाता है, यहाँ पर एफ फोर्स लगाता है, और यहाँ पर फोर्स लगाने से इसके अंदर एक्सीलरेशन आ रहा है, ए एक्सीलरेशन आ रहा है। तो इस केस में अगर अपन को यहाँ पर इक्वेशन बनानी है, अच्छा यहाँ पर इक्वेशन बनाने से पहले आपको ये भी ध्यान रखना है, आपको एफ बी डी डायग्राम बना के सोल्व करना है। अभी तो यहाँ पर डायरेक्ट हो जाएगा, अदरवाइज
अपन जब भी इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे तो यहाँ पर अपन FBD यानी कि फ्री बॉडी डायग्राम बना के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। फ्री बॉडी डायग्राम के अंदर क्या करेंगे कि जो भी ऑब्जेक्ट होगा, जो मास होगा, उस मास को अपन एज ए पॉइंट की तरह कंसिडर करेंगे। क्या करेंगे? एक पॉइंट की तरह कंसिडर करेंगे। और जितने भी जो भी फोर्सेज है, मतलब जो भी फोर्सेज है, उन फोर्सेज को अपन किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। कहाँ से रिप्रेजेंट करेंगे? एरो से। और उस एरो का जो टेल है, वो जो एरो की जो टेल है, वो बच्चों वो टेल कहाँ पर होनी चाहिए? उस पॉइंट से स्टार्ट होनी चाहिए। उस पॉइंट से स्टार्ट होनी चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और अगर कहीं पर भी कहीं टेंशन आती है, मतलब कहीं पे भी कोई रूप हो, कहीं पे यहाँ पे टेंशन फोर्स हो, तो वहाँ पर आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके भी आप क्या कर सकते हो? उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो FBD में अपन इसी चीज़ का ध्यान रखना है। ओके, तो यहाँ पर देखो, अगर अपन यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर सिंपली अपन कर सकते हैं कि यहाँ पर देखो कि एम मास को पॉइंट मास की तरह कंसिडर किया। फोर्स कितने लग रहे हैं बच्चों? यहाँ पे एक ही फोर्स लग रहा है, ये F फोर्स लग रहा है। और एक्सीलरेशन कितना? A एक्सीलरेशन यहाँ पे। तो सिंपली क्या करना है? न्यूटन सेकंड इक्वेशन लगानी है। और हमको न्यूटन सेकंड इक्वेशन मैंने आपको क्या बताया कि एक तरफ तो रहेगा बच्चों, ध्यान रखिएगा, एक तरफ तो रखेंगे अपन नेट फोर्स, तो नेट फोर्स यहाँ पर F लग रहा है। और सेकंड तरफ रखेंगे मास इंटू एक्सीलरेशन, तो टोटल मास कितना? M है और एक्सीलरेशन कितना? A है, तो ये A बन के आ जाएगा। तो ये हमारे पास में फर्स्ट रिलेशन बन गया है। ओके, चलिए, ये तो हुआ पहला केस। अब इसी में देखो और केस लेते हैं, यहाँ पर सेकंड केस लेते हैं कि सपोज करो कि भाई इस बार जो ब्लॉक पे जो फोर्स लग रहा ना, वो फोर्स बच्चों इस तरीके से लग रहा है। यहाँ पर फोर्स लग रहा है F फोर्स, ठीक है। और ये हॉरिजॉन्टल के साथ में एंगल जो फॉर्म कर रहा है, सपोज करते हैं थीटा डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है। और इसमें जो एक्सेलरेशन आ रहा है वो यहाँ पर राइट डायरेक्शन में आ रहा है। तो अब आपसे कहा जाए कि बताओ यहाँ पर एक्सेलरेशन निकाल के बताओ। अच्छा देखो, यहाँ पर फोर्स तो और, पहले वाले केस में फोर्स तो और भी लग रहे थे, देखो फोर्सेस तो और भी लग रहे थे, लेकिन अपन उसको यहाँ पर नेगलेक्ट किया, मतलब उनको अपन बैलेंस कर दिया। देखो फोर्स कौन कौन से लग रहे थे? तो एक फोर्स देखो यहाँ पर डाउनवर्ड लग रहा है यहाँ पर, जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स है। और इसी का एक अपोजिट फोर्स है रिएक्शन फोर्स, जो अपवर्ड लग रहा है, ये अपवर्ड फोर्स। तो ये कौन सा फोर्स होगा? ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगा। तो इनको मैं यहाँ पे बताता हूँ। तो एक फोर्स यहाँ पर लग रहा था डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स, एक और ये किसी का अपोजिट फोर्स लग रहा है यहाँ पर रिएक्शन फोर्स, जिसको नॉर्मल फोर्स कह रहे हैं। तो देखो अपन ने इसको डिस्कस क्यों नहीं किया? ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर नीचे F है और ऊपर नॉर्मल फोर्स है। तो देखो इनको डिस्कस इसलिए नहीं किया क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्ट का जो मोशन है बच्चों, वर्टिकल मोशन नहीं है। ध्यान रखना, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का, अगर किसी पर्टिकुलर किसी एक्सिस के अलोंग अगर उसका कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो उस केस में वहाँ पर नेट फोर्स जीरो होंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ पर कई सारे एग्जाम्पल, जैसे पहले कैसे एग्जाम्पल है, यहाँ पर वर्टिकल में कोई मोशन है क्या? यानी कि मतलब वर्टिकल मोशन कुछ है नहीं यहाँ पर, वर्टिकल नो मोशन, कोई मोशन नहीं है। तो इस केस में जो वर्टिकल में जो बैलेंस जो फोर्स होगा, जो नेट फोर्स होगा, वो जीरो होगा। यानी कि जो भी फोर्स है वो एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे। यानी कि जो नॉर्मल फोर्स है ये mg फोर्स को बैलेंस कर देगा। ओके, ठीक है। अब सिर्फ यहाँ पर मूवमेंट सिर्फ राइट डायरेक्शन में था, तो सिर्फ अपन ने सिर्फ राइट डायरेक्शन वाला फोर्स लिया। अब चलो यहाँ पर वापस आ जाते हैं। तो ये हमारे पास में, तो अब अगेन क्या करेंगे, इस मास को अपन एज ए पॉइंट की तरह कंसीडर करते हैं। तो मैं यहाँ पर एक पॉइंट की तरह कंसीडर करता हूँ, पॉइंट की तरह। फोर्स क्या लग रहा है यहाँ पर? एक फोर्स ये लग रहा है यहाँ पर, ये फोर्स लग रहा है F फोर्स। अब देखो मैंने आपको कहा है कि भाई फोर्स कैसे ही लग रहा हो, हमको हमेशा क्या करना है, उस फोर्स के एरो को इस तरीके से शिफ्ट करना है कि उसकी जो टेल है वो उस पॉइंट के साथ कनेक्ट होनी चाहिए। तो टेल पॉइंट के साथ कैसे कनेक्ट होगी? ऐसे ही कनेक्ट होगी। तो ये टेल पॉइंट के साथ कनेक्ट कर दी, ठीक है। अब यहाँ पर और कोई फोर्स लग रहा है क्या? अब एक फोर्स लग रहा है यहाँ पर डाउनवर्ड लग रहा है बच्चों, और वो लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहाँ पर डायरेक्ट अपन एक फोर्स लेते हैं नीचे की ओर, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये ग्रेविटेशनल फोर्स। एक इसी का अपोजिट फोर्स लगेगा, वो अपोजिट फोर्स लगेगा, ये नॉर्मल फोर्स, ये नॉर्मल फोर्स, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, यहाँ पर करना है बच्चों। और अच्छा एंगल भी देखो, तो एंगल यहाँ पर देखो, एंगल बनाएंगे अपन। तो यहाँ पर जो एंगल अपन को जो गिवन था ना, वो केवल एंगल कुछ इस तरीके से गिवन था। और इसका हॉरिजॉन्टल सरफेस ही बनाता हूँ, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो देखो यहाँ पर, तो एंगल जो हमको दे रखा था ना, ये थीटा एंगल ये दे रखा था। अगर ये थीटा एंगल, तो ये भी थीटा एंगल है। यहाँ पे ये F फोर्स है, ये mg फोर्स है, ये नॉर्मल फोर्स है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी इक्वेशन बनाएंगे। तो देखो इक्वेशन बनाते समय भी देखो अपन को ध्यान रखना है कि अब हमारा जो ब्लॉक है ना, वो इस डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा है। ब्लॉक ऐसे तो जा नहीं रहा है भाई, ब्लॉक का मूवमेंट ऐसे थोड़ी हो रहा है ना, ब्लॉक ऐसे तो जा नहीं रहा। ब्लॉक का मूवमेंट तो कैसे हो रहा है? ऐसे हो रहा है।
तो अपन को जो फोर्सेज लेने पड़ेंगे ना वो भी हॉरिजॉन्टल लेने पड़ेंगे, इंक्लाइन नहीं लेंगे अपन, हॉरिजॉन्टल लेंगे। तो उस केस के लिए अपन क्या करना पड़ेगा, जो ये हमारा जो फोर्स है इस फोर्स के कंपोनेंट लेने पड़ेंगे। और कंपोनेंट कैसे लेंगे अपन, यहाँ पर एक कंपोनेंट तो लेंगे हॉरिजॉन्टल, मतलब एक कंपोनेंट तो लेना पड़ेगा अपन को, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लेना पड़ेगा। तो एक कंपोनेंट लेता हूँ मैं हॉरिजॉन्टल अलोंग एक्स एक्सिस, ये अलोंग एक्स एक्सिस। और एक कंपोनेंट लेंगे बच्चों यहाँ पर वर्टिकल कंपोनेंट लेंगे, ये वर्टिकल कंपोनेंट, ये वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है। तो दोनों कंपोनेंट ले लिए यहाँ पर। तो देखो अब देखो यहाँ पर जो थीटा के साथ कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, एफ कोस थीटा। और डाउनवर्ड वाला जो कंपोनेंट होगा वर्टिकल वाला, ये क्या होगा, एफ साइन थीटा। अब देखो आपको इक्वेशन बनानी है। तो अगेन देखो वर्टिकल वाले तो देखो वर्टिकल तो मोशन है नहीं, तो वर्टिकल में तो फोर्स क्या हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे। तो इस केस में अपन क्या लिखेंगे, जो एन होगा वो एन एफ साइन थीटा और एम जी दोनों के सम के इक्वल होगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी। तो यहाँ पर एक इक्वेशन तो बनेगी एन इज इक्वल टू एफ साइन थीटा प्लस एम जी, बस ये। तो ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे। अब हमें पता, अब देखो हमें पता है कि जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वो राइट डायरेक्शन मूव कर रहा है। इट मीन्स जो नेट फोर्स होगा वो राइट डायरेक्शन होगा। तो अपन को राइट डायरेक्शन वाला फोर्स लेना है। तो राइट डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या, एक ही एफ कोस थीटा। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे एफ कोस थीटा और इसको इक्वल टू करेंगे, इसको इक्वल करेंगे यहाँ पर टोटल मास इंटू एक्सीलरेशन। तो मास कितना ब्लॉक का, तो मास अपन एम लेकर चल रहे हैं, तो मास है एम और एक्सीलरेशन अपन ने बोला कि इसमें एक्सीलरेशन कितना, ए एक्सीलरेशन है ना। तो यहाँ से ए से मल्टीप्लाई करो। अब यहाँ से अगर अपन को ए निकालना है तो एम डिवाइड में आ जाएगा। तो यहाँ से ए बन के आएगा बच्चों, ए इज इक्वल टू एफ कोस थीटा डिवाइडेड बाई एम। यहाँ से ऐसे फाइंड कर सकते हैं। अब देखो इसके बाद में आता है थर्ड यहाँ पर। तो थर्ड कैसे करेंगे, थर्ड में यहाँ पर केस लेकर चलते हैं कि हमारे पास में ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक पर फोर्स लग रहे हैं, इस बार इस टाइप से फोर्स लग रहा है एफ फोर्स। तो अगेन यहाँ पर देखो वर्टिकल फोर्स तो लेने की जरूरत ही नहीं है, ये तो ऐसे भी जीरो हो जाएंगे। तो कंपोनेंट कौन सा रहेगा, कंपोनेंट रहेगा हमारा सिर्फ ये वाला कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। और थीटा अगर यहाँ पर एंगल है तो उस केस में अपन डायरेक्ट बना सकते हैं। और यहाँ पर अगर एक्सीलरेशन ए दे रखा है तो इसको कैसे लिखेंगे यहाँ पर, तो डायरेक्ट लिखो, ये वाला कंपोनेंट क्या बनेगा, एफ कोस थीटा। तो यहाँ पर इक्वेशन बन जाएगी कि एफ कोस थीटा इज इक्वल टू मास कितना एम, एक्सीलरेशन कितना ए। तो ये अब यहाँ से ए निकाल लो, तो ए बन के आ जाएगा बच्चों अगेन एफ कोस थीटा डिवाइडेड बाय एम। तो ये हो गया हमारे पास में। तो जब कभी भी एक सिंगल ब्लॉक हो, हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड हो और इस टाइप से फोर्सेज लग रहे हैं, तो आपको इन तरीके से इक्वेशन बनानी है। और इक्वेशन बनाकर क्या करना है, इनको सोल्व करना है। बाद में वैल्यू दे रखी होगी तो वैल्यू को पुट करके अपन को सोल्व करना है, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों अपन क्या कर सकते हैं, एक्सीलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, चलिए अब इसके बाद में आता है यहाँ पर नेक्स्ट केस कि मोशन ऑफ बॉडीज इन कॉन्टेक्ट। तो अब हम कह रहे हैं कि यहाँ पर जो बॉडीज है वो कॉन्टेक्ट में है। तो यहाँ पर थर्ड टाइप लेकर चल रहे हैं, मोशन ऑफ बॉडीज, मोशन ऑफ बॉडीज इन कॉन्टेक्ट। यानी कि अगर टू और मोर देन टू बॉडीज जब कॉन्टेक्ट में हो तो उस केस में उनके बीच में जो लगने वाले फोर्सेज है उन फोर्सेज को अपन कैसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, उनको अपन कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो देखो, तो ऐसा करते हैं अपन, यहाँ पर एक ब्लॉक लेते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, टू ब्लॉक लेकर चलेंगे पहले अपन, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा करते हैं अपन, टू ब्लॉक लेकर चलते हैं। तो एक ब्लॉक तो ये रहा हमारे पास में और एक और ब्लॉक लेते हैं। तो ये हमारे पास में टू ब्लॉक है, ठीक है। और ये दोनों ब्लॉक कैसे हैं, यहाँ पे कांटेक्ट में है, ओके ना, ध्यान रखना। दोनों ब्लॉक कैसे हैं, यहाँ पे कांटेक्ट में है। चलिए, तो अब देखो यहाँ पर अपन ये लेकर चलते हैं कि जो पहले वाला ब्लॉक है इसका मास है m1 और दूसरे वाले ब्लॉक का मास है m2। और हम यहाँ पर फोर्स अप्लाई करते हैं पहले वाले ब्लॉक पर, यानी कि पहले वाले ब्लॉक पर फोर्स अप्लाई करते हैं F। अब यहाँ पर आपको बताया जाता है कि यहाँ पर जो सरफेस है वो सरफेस फ्रैक्शन लेस है, यानी म्यू की जो वैल्यू है वो 0 है। और दोनों के दोनों जो ब्लॉक है ना वो a एक्सीलरेशन के साथ आगे की ओर मूव कर रहे हैं। तो इस केस में अपन को ये बताना है कि ये जो फर्स्ट वाला जो ब्लॉक है, m1 वाला जो ब्लॉक है, ये m2 ब्लॉक पर कितना फोर्स लगाएगा, ये अपन को फाइंड करना है। यानी कि फोर्स मतलब फोर्स एक्ट ऑन ब्लॉक 2 बाय ब्लॉक 1, यानी कि 1 की वजह से 2 पर फोर्स अपन को फाइंड करना है। तो देखो इसको अपन कैसे करेंगे। तो देखो सबसे पहले अपन को क्या करना है, अपन को फाइंड करना है ये एक्सीलरेशन, नेट एक्सीलरेशन फाइंड करना है, क्योंकि दोनों एक साथ मूव करने वाले हैं। तो देखो कैसे करेंगे, तो इसका बहुत ही सिंपल सा है लॉजिक है कि यहाँ पर देखो हॉरिजॉन्टल फोर्स, देखो वर्टिकल फोर्सेस का कोई रोल ही नहीं, क्योंकि ऐसे यहाँ पर वर्टिकल मोशन है नहीं, तो ऐसे बैलेंस कर देंगे।
तो हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है तो हॉरिजॉन्टल फोर्स लगेगा, और हॉरिजॉन्टल फोर्स सिर्फ एक ही यहाँ पर, और वो क्या है, एफ है, ये एफ। अब ये एफ कितने मास पर फोर्स लगा रहा है, तो अपन देखते हैं कि एफ m1 मास पे भी फोर्स लगा रहा है और m2 मास पे भी फोर्स लगा रहा है। तो एक तरफ तो नेट फोर्स और दूसरी हो जाएगा टोटल मास, यानी कि m1 प्लस m2। और एक्सीलरेशन कितना है दोनों में, a एक्सीलरेशन, ये a एक्सीलरेशन। तो क्या यहाँ से a निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो a इज इक्वल टू हो जाएगा f डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ये एक्सीलरेशन आ चुका है। तो दोनों में एक्सीलरेशन क्या रहने वाला है, a रहने वाला है। अब देखो हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है फोर्स ऑन ब्लॉक सेकंड, फोर्स ऑन ब्लॉक 2 बाय ब्लॉक 1। मतलब पहले की वजह से सेकंड ब्लॉक पर फोर्स कितना लगेगा वो अपन को फाइंड करना है, यानी कि हमें फाइंड करना है F12। तो देखो कैसे फाइंड करेंगे, तो देखो F12 जो फोर्स लगा रहा है वो कितने, कौन से ब्लॉक पर लगा रहा है, बस इसी वाले ब्लॉक पर लगा रहा है। तो एक तरफ तो अपन ने फोर्स लिख लिया F12, दूसरी तरफ क्या लिखेंगे, इसका मास कितना m2, और इसमें एक्सीलरेशन कितना आएगा। तो देखो अपन ने कहा कि भाई एक्सीलरेशन तो सेम रहने वाला है क्योंकि दोनों साथ में मूव करने वाले हैं। तो दोनों का एक्सीलरेशन a है, तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, a। अब इस a की वैल्यू अपन फाइंड कर चुके हैं यहाँ पे ऑलरेडी, तो यहाँ पर अपन पुट कर देंगे F12 इज इक्वल टू m2, a की जगह रखो यहाँ पर, तो a की जगह रखेंगे अपन f डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ये हो गया। तो ये हमारे पास बच्चों फोर्स फाइंड हो गया है, किसके द्वारा, दोनों के बीच में जो कॉन्टैक्ट फोर्स लगने वाला ना वो इतना ही लगने वाला। अच्छा अगर अपन से ये पूछा जाता कि भी फोर्स ऑन ब्लॉक 1 बाय ब्लॉक 2, अगर 2 की मतलब सेकंड की वजह से अगर फर्स्ट फोर्स पूछता, मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर अपन से ये पूछा जाता कि बताओ कि जो सेकंड वाला ब्लॉक है वो पहले पे कितना फोर्स लगाएगा, तो कितना लगाएगा। तो ये अपन जानते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग कि जो एक ऑब्जेक्ट जितना दूसरे पे फोर्स लगाता ना, दूसरा ऑब्जेक्ट भी उतना ही फोर्स लगाता है। अगर इनके मैग्नीट्यूड की बात करें तो डिफरेंस किसका होता है, बस डायरेक्शन का डिफरेंस होता है। तो अगर मैं कहूँ कि भी F21 कितना होगा, तो F21 भी बच्चों कितना होगा, इतना ही होगा, यानी कि m2 F अपॉन m1 प्लस m2, ये हो गया हमारे पास में। ओके, बस डायरेक्शन अपोजिट होगी। तो ध्यान रखना अगर फोर्स राइट लेफ्ट डायरेक्शन से अप्लाई हो रहा है तो केस इनके आंसर ये बन के आएंगे, लेकिन अगर फोर्स इधर से अप्लाई नहीं होता बल्कि अगर राइट डायरेक्शन से अप्लाई होता तो ध्यान रखना इनके केसेस चेंज हो जाते हैं, यहाँ पर वैल्यू में चेंज आता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। या m2 की जगह क्या जाता है, m1 आ जाता है, इस बात का ध्यान रखना आपको। तो ये तो हुआ 2 ब्लॉक के लिए। अब बात करते हैं अपन यहाँ पे 3 ब्लॉक के लिए, कि अगर ऐसा भी तो हो सकता है कि यहाँ पर 3 ब्लॉक आ जाए, तो 3 ब्लॉक के लिए अपन कैसे करेंगे। तो सपोज करो कि भाई ये हमारे पास में ये है सरफेस है, ठीक है, इसके ऊपर रखते हैं अपन 2 मासेज रखते हैं यहाँ पे, मतलब 3 मासेज रखते हैं। तो एक मास तो अपन रखते हैं, एक मिनट, तो 3 मासेज रखते हैं। तो पहला मास ये रहा, ठीक है, सेकंड मास ये रहा, और एक और मास ले लेते हैं यहाँ पर, ये रहा हमारे पास में थर्ड मास, ठीक है, ये 3 मास। ध्यान रखना ये तीनों के जो मास है ना, ये तीनों एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में है, ये तीनों एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में है, ठीक है, ये कांटेक्ट में। तो अब देखो अपन को क्या करना है, इन तीनों ब्लॉक के बीच में कांटेक्ट फोर्स निकालना है। तो देखो कांटेक्ट फोर्स अपन कैसे निकालेंगे। तो सपोज करते हैं कि जो पहला ब्लॉक है इसका जो मास है ये m1 है, इसका मास m2 है, और तीसरे वाले का मास m3 है। और तीनों के तीनों जो ब्लॉक है ना, ये तीनों के तीनों जो ब्लॉक है ना, ये यहाँ पर a एक्सीलरेशन के साथ आगे की ओर मूव कर रहे हैं। फोर्स किधर लग रहा है, फोर्स सपोज करो कि फोर्स यहाँ पर लग रहा है, F फोर्स लग रहा है यहाँ पर। तो अब आपसे पूछा जाए कि बताओ कि m1 ब्लॉक m2 पे कितना फोर्स लगाएगा, यानी कि F12 कितना होगा, m2 ब्लॉक m3 पे कितना फोर्स लगाएगा, यानी कि m23 कितना होगा। तो F12 F23 अपन को यहाँ पर फाइंड करना। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहला काम बच्चों अपन को क्या करना है, ये नेट एक्सीलरेशन फाइंड करना है। तो ये कैसे फाइंड करोगे, तो इसका तरीका ये है, न्यूटन सेकंड लॉ लगाना है। देखो टोटल फोर्स कितना है, तो टोटल फोर्स F है, तो एक तरफ रखेंगे अपन F, दूसरी तरफ रखेंगे टोटल मास, तो टोटल मास कितना है m1 प्लस m2 प्लस m3। इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक्सीलरेशन a से, और यहाँ से a फाइंड करेंगे। तो a फाइंड करने का तरीका क्या हो जाएगा, F अपॉन में आ जाएगा m1 प्लस m2 प्लस m3, ये आ गया, ये एक्सीलरेशन फाइंड हो गया। अब देखो अब अपन को फाइंड करना F12 समझ लो ना कि फोर्स बाई ब्लॉक m1 बाई ब्लॉक m1 ऑन m2,
M1 की वजह से M2 पे कितना फोर्स लग रहा है वो है यहाँ पर। तो उसको देखो कैसे निकालेंगे, तो वो निकल रहा है F12 इज इक्वल टू, तो देखो ये जो F12 जो फोर्स है ये फोर्स कितने ब्लॉक पे लग रहा है, ये कितने मासेस पे लग रहा है, देखो ये M2 पे भी लग रहा है, M3 पे भी लग रहा है। तो इस केस में क्या करना पड़ेगा, अपन को दोनों का मास लेना पड़ेगा, हमको M2 का मास भी लेना पड़ेगा, हमको M3 का मास भी लेना पड़ेगा। और एक्सीलरेशन तो क्या है, दोनों में सेम है, तो एक्सीलरेशन को मैं क्या लिखूंगा, ए से लिखूंगा। अब इस एक की जगह क्या लिख सकते हैं, जो अपन ने फाइंड किया है, तो ये कितना बन के आएगा, ये बन के आएगा M2 प्लस M3, और यहाँ पर एक की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, F डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 प्लस M3, ये हो गया। बस यही तो फाइंड करना था। तो ये हमारे पास में आ चुका बच्चों कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन टू मासेस, तो ये F12 आ गया। अब इसी तरीके से अगर अपन को यहाँ पर फाइंड करना है कि वे फोर्स बाय ब्लॉक M2 की वजह से M3 पर कितना फोर्स लगेगा, तो इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ F23 से, तो कितना होगा देखो, तो देखो ये F23 जो फोर्स लग रहा है वो सिर्फ और सिर्फ किस पे लग रहा है, M3 पे लग रहा है। तो M3 का मास लो, तो M3 का मास लिया, और एक्सीलरेशन कितना A है, तो A रखेंगे। अब इस A की जगह अपन क्या पुट कर सकते हैं, तो A की जगह वही पुट करेंगे जो अपन स्टार्टिंग में निकाल चुके हैं, यानी कि M3 F डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 प्लस M3। तो ये आ चुका है बच्चों कॉन्टैक्ट फोर्स, ये कॉन्टैक्ट फोर्स। तो इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, किन्हीं भी मोर देन 2 यानी कि 3 ब्लॉक के बीच में कॉन्टैक्ट फोर्स निकाल सकते हैं इजीली। तो ये हो गया बच्चों सेकंड। अब इसके बाद में आता है हमारे पास में नेक्स्ट टॉपिक है, यहाँ पर टॉपिक नंबर यहाँ पर है 4th टॉपिक आता है, सॉरी 5th टॉपिक आता है, वो आता है मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज, मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज, क्या ना, कनेक्टेड बॉडीज बाय मीन्स ऑफ कनेक्टेड बॉडीज बाय स्ट्रिंग, कि एक स्ट्रिंग की हेल्प से अपन ने क्या कर रखा है, कि 2 और मोर देन 2 मासेस को अपन ने क्या कर रखा है, कनेक्ट कर रखा है। तो ऐसे में अपन को पता करना है कि एक्सीलरेशन, फोर्स, टेंशन अपन कैसे निकाल सकते हैं। तो देखो यहाँ पे भी ये भी बहुत ईजी कैसे यहाँ पर, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या करते हैं कि अपन अगेन वही डायग्राम बनाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर ये कोई सरफेस है, यहाँ पे स्मूथ सरफेस है, और यहाँ पर रखते हैं अपन 2 ब्लॉक। तो एक ब्लॉक ये रखा, एक मिनट, तो यहाँ पर 2 ब्लॉक रखते हैं, तो एक ब्लॉक ये रहा और एक ब्लॉक वो लेते हैं, ठीक है। सपोज करते हैं कि इसका मास कुछ कम है, ये इसका मास कुछ कम है ना, और इन दोनों को बच्चों कनेक्ट करते हैं किसी स्ट्रिंग की हेल्प से अपन कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसको अपन कनेक्ट करते हैं किसी स्ट्रिंग की हेल्प से, तो सपोज किया कि एक स्ट्रिंग की हेल्प से कनेक्ट किया। अब देखो यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर हो क्या रहा है कि भाई कोई F फोर्स लग रहा है इस पहले वाले ब्लॉक पे, किस डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन, और इसके अंदर जो एक्सीलरेशन है ना, वो एक्सीलरेशन कितना, A एक्सीलरेशन। अपन ये देखो यहाँ पर अपन कुछ एजम्पशन पहले से लेकर चलेंगे, हम ये मान के चलेंगे जो स्ट्रिंग है यहाँ पर, ये जो यहाँ पर स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग बच्चों यहाँ पर मासलेस है, मासलेस है, और इनएक्सटेंसिबल है, इनएक्सटेंसिबल मतलब ये एक्सटेंसिबल नहीं है, मतलब कि इसके लेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा, है ना, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो अब देखो जैसे आप यहाँ पर फोर्स लगाओगे तो ये मास मानते हैं M1 और ये मास मानते हैं M2। तो हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है, टेंशन भी फाइंड करना है और A एक्सीलरेशन भी निकालना है। तो देखो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले काम करेंगे अपन A निकालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पर दोनों ब्लॉक साथ में मूव करेंगे। तो नेट फोर्स यहाँ पर कितना लग रहा है, अगेन F लग रहा है। टोटल मास कितना है, M1 प्लस M2, स्ट्रिंग का मास ले से तो लेने की जरूरत नहीं है। और एक्सीलरेशन कितना है, A एक्सीलरेशन, तो यहाँ से A निकाल सकते हैं। तो A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F अपॉन M1 प्लस M2, ये एक्सीलरेशन निकल के आ गया। अब देखो बच्चों अपन को निकालना है यहाँ पर टेंशन। देखो टेंशन कैसे निकालेंगे, तो टेंशन निकालते समय अपन को इस बात का ध्यान रखना है कि टेंशन हमेशा ब्लॉक से अवे होती है, M1 से हमेशा अवे होगी और M2 से भी क्या होगी, अवे होगी। और याद रखना सेम टेंशन मतलब किसी भी सेम मतलब एक सिंगल स्ट्रिंग में जो टेंशन आएगी वो हमेशा सेम आएगी, चाहे वो रूप हो चाहे स्ट्रिंग हो, जो टेंशन रहेगी वो सेम रहेगी। यानी कि यहाँ पर अगर टेंशन T है तो यहाँ पर भी टेंशन क्या रहेगी, T रहेगी। तो अब आपको क्या करना है, T निकालना है। तो T निकालने के लिए अपन इक्वेशन बनाएंगे। तो इक्वेशन कैसे बनाएंगे, हमेशा ध्यान रखना है जिस तरफ ब्लॉक मूव करता है उस तरफ ही नेट फोर्स होता है, या फिर उस तरफ वाला जो फोर्स होता है वो ग्रेटर होता है। अगर मैं कह रहा हूँ कि हमारे दोनों ब्लॉक अगर इस तरफ मूव कर रहे हैं तो उस केस में ग्रेटर फोर्स कौन सा होगा, F,
और कम फोर्स कौन सा होगा, टी। तो यहाँ से इक्वेशन बनाएंगे, नेट फोर्स कैसे निकालेंगे, F माइनस टी इज इक्वल टू, लगाओ इसका। अब देखो ये फोर्स किस पे लग रहा है, M1 पे लग रहा है, तो M1 का मास ये M1, एक्सीलरेशन कितना A है, तो यहाँ पे लिख देंगे अपन A, ये लिख दिया मैंने यहाँ पर A। ओके, अब इसी तरीके से सेकंड ब्लॉक में भी इक्वेशन बनाएंगे। तो सेकंड ब्लॉक में सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है, देखो T फोर्स लग रहा है, तो ये T लग रहा है राइट डायरेक्शन में, तो T को पॉजिटिव लिया। और M2 में भी देखो मास तो कितना M2 है, एक्सीलरेशन तो इसमें भी A होगा क्योंकि साथ में मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पर A। तो अब यहाँ से अपन क्या करना है, एक्सीलरेशन तो अपन निकाल चुके हैं, यहाँ से निकालना बच्चों अपन को, यहाँ से अपन को क्या निकालना है, टेंशन निकालनी है ना। तो टेंशन निकालने के लिए देखो ना आप क्या कर सकते हो, इस वाली इक्वेशन को यूज़ कर लो, सेकंड वाली इक्वेशन को, सेकंड वाली इक्वेशन को यूज़ कर लो यहाँ पर। यहाँ से सीधे अपन क्या कर सकते हैं, T इज इक्वल टू M2, ए की जगह क्या रख सकते हो, ये पुट कर दो एक ही जगह जो अपन निकाल चुके हैं, तो F अपॉन में आ जाएगा M1 प्लस M2, ये हो चुका है। ठीक है, आप चाहते तो देखो इन दोनों इक्वेशन से भी आप A निकाल सकते थे, दोनों को ऐड करके भी आप A निकाल सकते थे। तो ये तो हुआ 2 ब्लॉक के लिए। अब बात करते हैं यहाँ पर 3 ब्लॉक के लिए। तो देखो 3 ब्लॉक को अपन कैसे करेंगे, सपोज करो कि भाई हमारे पास में यहाँ पर ये कोई मतलब यहाँ पर कोई एक स्मूथ सरफेस है और यहाँ पर रखते हैं अपन यहाँ पर 2 ब्लॉक। तो 2 ब्लॉक में देखो एक ब्लॉक, अच्छा 2 ब्लॉक तो हो गए, इस बार रखते हैं बच्चों अपन यहाँ पर 3 ब्लॉक रखते हैं यहाँ पर ना, 3 ब्लॉक। तो ये हमारे पास में 3 ब्लॉक। ठीक है, अब देखो यहाँ पर फोर्सेस देखते हैं, तो यहाँ पर फोर्सेस कौन कौन से लग रहे हैं, तो दोनों के बीच में स्ट्रिंग बना देते हैं अपन, है ना। तो एक स्ट्रिंग तो ये रही, एक और स्ट्रिंग ये रही, ठीक, ये 2 स्ट्रिंग हो गई। अब देखो तो इसको अपन किस तरीके से करेंगे, तो यहाँ पर अपन मान के चलते हैं कि यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है, F फोर्स लग रहा है। तीनों में जो एक्सीलरेशन है वो A एक्सीलरेशन है, इसका मास M1 है, इसका मास M2 है और इसका मास M3 है। तो यहाँ से अगेन आपको क्या करना है, एक्सीलरेशन निकालना है। तो देखो एक्सीलरेशन तो अपन सीधा निकाल सकते हैं। तो इन तीनों पर जो टोटल फोर्स कितना लग रहा है, वो F फोर्स लग रहा है, राइट डायरेक्शन में नेट फोर्स। तो F इज इक्वल टू टोटल मास कितना है, M1 प्लस M2 प्लस M3, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे एक्सीलरेशन A के साथ। तो यहाँ से A अपन इजीली फाइंड कर सकते हैं, F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3, ये एक्सीलरेशन फाइंड हो गया। अब बात आती है बच्चों टेंशन की। तो देखो टेंशन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो देखो एक टेंशन तो यहाँ पर आएगा T, तो M1 के लिए इक्वेशन बनाओ, तो F1 ग्रेटर रहने वाला था, F माइनस टी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। अब M2 के लिए बनाओ, तो M2 में T इधर आएगा, अच्छा यहाँ पर T1 लिख दो, ठीक है ना, T1, क्योंकि यहाँ पर 2 स्ट्रिंग है तो टेंशन अलग रहेगी। तो पहली स्ट्रिंग में तो टेंशन सेम रहेगी T1। अब दूसरी स्ट्रिंग में जो यहाँ पर जो टेंशन है वो T2 लिख देते हैं। तो M2 ब्लॉक के लिए इक्वेशन क्या बनेगी, तो T1 ज़्यादा रहेगा, T2 अपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस करेंगे, और नेट यहाँ पर मास कितना हो जाएगा M2, एक्सीलरेशन कितना आएगा A, क्योंकि सेम रहने वाला है। तीसरी इक्वेशन में क्या करेंगे, तीसरी इक्वेशन में सिर्फ T2 लगेगा, वो भी राइट डायरेक्शन में, तो T2 इज इक्वल टू M3A। अब आपको क्या करना बच्चों, इन 3 इक्वेशन को यूज़ करना है। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, T2 की वैल्यू निकाल सकते हो, T3 की वैल्यू निकाल सकते हो और T1 की भी निकाल सकते हो। T2 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर अपन A की जगह ये रख देंगे, तो यहाँ से T2 निकालोगे तो क्या हो जाएगा M3, और इसकी जगह A रख देना, यानी कि F अपॉन में M1 प्लस M2 प्लस M3। T2 आ गया ना, अब ये जो T2 आया इसको इसमें पुट कर देना, तो यहाँ से T1 निकल जाएगा, बस T2 तो T1 ही तो निकालना है, तो यहाँ से अपन खुद भी कर सकते हैं आगे, ठीक है। फिर इसको ट्रांसफ़र कर देना और A की जगह ये वैल्यू पुट कर देना। तो ये हो गया हमारे पास में बच्चों यहाँ पर कनेक्टेड बॉडीज़ के लिए। अब इसके बाद में आता है बच्चों, देखो लास्ट टॉपिक आता है हमारे पास में, वो है बच्चों यहाँ पर मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन। तो मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन, देखो इंक्लाइन प्लेन तो बहुत ही आसान है। इंक्लाइन प्लेन के लिए क्या करते हैं, तो यहाँ पर अपन सपोज करते हैं कि यहाँ पर एक इंक्लाइन प्लेन है, ये इंक्लाइन प्लेन, और ये यहाँ पर हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ठीक है। और यहाँ पर बच्चों एक ब्लॉक अपन पुट करते हैं, तो यहाँ पर मैं एक ब्लॉक लेता हूँ, तो ये ब्लॉक लेते हैं अपन, तो ये ब्लॉक कुछ इस तरीके से, ये ब्लॉक, ठीक है। अब देखो ये अगेन यहाँ पर अपन मान के चल रहे हैं कि यहाँ पर जो फ्रैक्शन है ना, इस सरफेस के बीच में जो फ्रैक्शन है वो क्या है, 0 है यहाँ पे। तो अब आपको क्या करना है, इस ब्लॉक पर देखना है कि फोर्सेस कौन कौन से लग रहे हैं। तो यहाँ पर एक फोर्स, तो मेन फोर्स लग रहा है बच्चों यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स, और ये ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लगेगा, डाउन टूवर्ड्स, मतलब डाउनवर्ड लगेगा। तो इसको मैं लिखता हूँ यहाँ पर, एक तो ये लगेगा, और यहाँ पर क्या देखो, एक तो इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर mg, ठीक है, mg। अब देखो इसके यहाँ पर आपको क्या करना है, कंपोनेंट लेने पड़ेंगे, क्योंकि हमारा जो ब्लॉक है ना
वो ब्लॉक बच्चों ऐसे एक्सीलरेट कर रहा है, नीचे की तरफ एक्सीलरेट कर रहा है, तो हमको फोर्स भी इसी तरफ लेना पड़ेगा। तो फोर्स लेते हो तो फोर्स कैसे निकालेंगे अपन, तो इसके लिए आपको कंपोनेंट लेना पड़ेगा। अच्छा, ये एंगल अपन लेकर चल रहे हैं कि थीटा डिग्री एंगल, तो ध्यान रखना कंपोनेंट लेकर चले अपन, तो एक कंपोनेंट तो देखो ये बनेगा, एक कंपोनेंट ये बनेगा और एक कंपोनेंट ये बनेगा, दो कंपोनेंट बनेंगे। और इस वाले का जो कंपोनेंट है इसका अपोजिट कंपोनेंट ये बनेगा, नॉर्मल फोर्स, ये नॉर्मल फोर्स। ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गया नॉर्मल फोर्स और ये हो गया। अच्छा, तो एंगल भी ध्यान रखना, ये अगर एंगल थीटा ना तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। क्यों? क्योंकि ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, अगर ये 90 माइनस थीटा तो ये क्या बन जाएगा, थीटा बन जाएगा। ठीक है, तो कंपोनेंट लेंगे तो ये कंपोनेंट तो बनेगा mg cos थीटा और ये बन जाएगा mg sin थीटा। ठीक है, mg sin थीटा। तो देखो अगेन यहाँ पर ये वाला तो कोई मोशन है नहीं, ये कोई मोशन है नहीं, तो ये दोनों तो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, यानी कि n इक्वल टू क्या होगा, mg cos थीटा, दोनों एक दूसरे को इक्विवेलेंट कर देंगे। अब एक बच्चा बच्चों नेट फोर्स क्या बच रहा है, mg sin थीटा बच रहा है, तो नेट फोर्स है mg sin थीटा और इसको इक्वल टू इक्विवेलेंट करोगे, अगर इसका मास अपन m लेकर चलते हैं तो मास इंटू एक्सीलरेशन है, यहाँ से एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं mg sin थीटा डिवाइडेड बाय m से m को कैंसिल आउट कर दो तो a इज इक्वल टू आ जाएगा g sin थीटा। ये आ चुका है बच्चों हमारे पास में एक्सीलरेशन, तो इस ब्लॉक के अंदर एक्सीलरेशन आएगा ये। तो ये हो गया बच्चों फाइनली हमारा लास्ट टॉपिक। तो आज अपन ने बच्चों डिस्कस किए यहाँ पर, काफ़ी अच्छे अच्छे पॉइंट यहाँ पर अपन ने डिस्कस किए। तो अब इन्हीं टॉपिक पे बेस्ड अपन न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, जिसके क्वेश्चन मैं यहाँ पर टेलीग्राम चैनल में शेयर करने वाला हूँ। और इस टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करना है, उसको ज्वाइन करना है। वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं प्रोवाइड करवाने वाला हूँ, चाहे वो PYQ हो, है ना, चाहे फिर वो JEE मेंस के हो, चाहे नीट के हो, सारे क्वेश्चन प्रोवाइड करूँगा और उन्हीं के फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में उनके सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाऊँगा। ठीक है, और अगर आपके कोई भाई बंधु है, कोई फ्रेंड है, अगर वो नीट या JEE की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप उनको इस चैनल सजेस्ट कर सकते हो। तो ठीक है बच्चों, अब मिलते हैं अपन यहाँ पर पार्ट सेकंड के अंदर, और इस पार्ट सेकंड के अंदर हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे नेक्स्ट, एक तो डिस्कस करेंगे कंस्ट्रेंट मोशन, कंस्ट्रेंट रिलेशन डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पुली वाले क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ पर। एक अपन डिस्कस करेंगे इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम वाले क्वेश्चन, और एक इसके अलावा अपन करेंगे इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल, और साथ में करेंगे यहाँ पर एक सूडो फोर्स को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, और मोशन वाले लिफ्ट वाले मोशन को भी डिस्कस करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।